वेलकम बैक। तो आज हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओवरव्यू को समझा था, ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री समझा था, रेस्पिरेटरी यूनिट समझा था। ठीक है, तो वो सारा आपके ओवरव्यू में आ गया। अब हम इस वाले चैप्टर में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, थोरैसिक लेट, ओपेरिक्यूलम, सरफेक्टेंट। ठीक है, तो एंड तक लेक्चर देख लेना और इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, ठीक है, जब हमने ओवरव्यू स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्लूड्स 2 स्टेप्स. The first is the inspiration and the second is the expiration. What happens in inspiration and expiration? In the inspiration, the atmospheric oxygen is brought into the lungs, and during the process of expiration, the carbon dioxide is removed out. So we will basically deal with these two processes, that is inspiration and expiration. We will explain the mechanism of these two processes. ठीक है, तो हमें इनके मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे इंस्पायरेशन हो रही है, कैसे एक्सपायरेशन हो रही है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दिस रेस्पिरेशन इट इंक्लूड्स 2 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन. दिस इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव प्रोसेस? इट मींस इट टेक्स एनर्जी. For it, this process requires energy. Therefore, this is active process. And this expiration is passive process. It occurs by itself. Means it does not require energy. यानी expiration खुद ही होती है और inspiration के लिए energy की जरूरत होती है. That's why inspiration is active process and expiration is passive process. ठीक है, उसके बाद अगर हम muscles की बात करें, कौन कौन से muscles involve होते हैं in the respiration, तो 2 types of muscle. Primary muscles, secondary muscles. What are primary muscles? Primary muscles are those muscles which are directly associated with the respiration. Means इनका काम क्या होगा, ये volume of the thoracic cavity को change करेंगे. जो muscle volume of the thoracic cavity को change करेंगे उनको कहेंगे प्राइमरी मसल. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी मसल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक केज. जो आपके थोरैसिक केज का वॉल्यूम चेंज करेंगे, दीज आर प्राइमरी मसल्स. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मसल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मसल्स और आल्सो कॉल्ड मतलब एसोसिएटेड मसल्स होते हैं, यानी दे हेल्प इन प्राइमरी मसल. ये हेल्प करेंगे इन प्राइमरी मसल को इन केस ऑफ फोर्स्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो प्राइमरी मसल, सेकेंडरी मसल. ठीक है, इनको एक्सेसरी मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, मतलब सेकेंडरी मसल वो मसल हुए जो कि प्राइमरी मसल्स को हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द फोर्स्ड रेस्पिरेशन. एंड प्राइमरी मसल वो मसल है जो कि डायरेक्टली कंसर्न्ड है आपके किसके साथ, रेस्पिरेशन के साथ, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ. ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ मसल. उसके बाद प्राइमरी को अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ मसल आएंगे, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल, primary expiratory muscle. Those muscles which are directly concerned with the inspiration are called primary inspiratory muscle, and those muscles which are directly concerned with the expiration are called primary expiratory muscle. तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं. ठीक है, inspiratory muscles की मैं बात करूं, it's diaphragm and external intercost muscle. और expiratory muscle की मैं बात करूं, it is internal intercost muscle. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, 2 इंस्पायरेशन के, एक एक्सपायरेशन का. प्राइमरी मसल है ये. ठीक है, तो प्राइमरी मसल इज ऑफ 2 टाइप्स, इंस्पायरेटरी मसल, एक्सपायरेटरी मसल. इंस्पायरेटरी मसल कौन कौन सा, आपका डायफ्राम एंड आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल. एंड एक्सपायरेटरी मसल की मैं बात करूं, इट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. आई होप आप समझ गए होंगे प्रोसेस किस किस के साथ हमें डील करना है और टाइप्स ऑफ मसल. ठीक है, तो 2 टाइप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रेस्पिरेशन एंड सेकेंडरी दीज हेल्प अस इन फोर्स्ड रेस्पिरेशन. किनको हेल्प करेंगे, प्राइमरी मसल्स को. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम प्रोसेस पे चलते हैं. तो सबसे पहले इसका आउटलाइन देख लेते हैं इस प्रोसेस का, उसके बाद हम
नोट्स भी बनाएंगे और इस प्रोसेस को फिर से बताएंगे अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ आउटलाइन देख लेते हैं कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो ठीक है, तो जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, हमने बोला था आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोज नहीं बनाई है, हम डायरेक्ट ट्रेकिया बनाया, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या होता है, नोज के थ्रू आपका ऑक्सीजन आता है, इनहेलेशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, वो पहुंच जाता है आपके ट्रेकिया में। तो क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली समझते हैं, ठीक है। ये सारा हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो क्या चीजें हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे जो मसल होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल्स। और यहां पे है डायफ्राम आपका, ठीक है। तो क्या होता है, दीज एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से जो रिब्स होती है आपकी वो एलिवेट कर जाती है अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए रिब्स है, ठीक है, रिब्स है। जब इन पे जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल उसने कंट्रैक्ट किया तो ये रिब्स ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाती है, तो यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया और एक मसल होती है यहां पे रिब्स पे, उसको बोलते हैं स्कैलीन मसल। स्कैलीन मसल भी कंट्रैक्ट करेगा, तो जब वो भी कंट्रैक्ट करेगा तो वो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब को एलिवेट करेगा। यहां पे फिर से स्कैलीन मसल कंट्रैक्ट, तो जब स्कैलीन मसल कंट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट रिब एलिवेट हो जाएगी और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल कंट्रैक्ट करेगा, आपकी रिब्स ऊपर की तरफ उठेगी जिसकी वजह से यहां पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ गया वॉल्यूम। अब क्या होगा, जो ये डायफ्राम है इसकी शेप आप देख सकते हैं कैसी शेप है, इट इज डोम शेप्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन ये क्या करता है, इट बिकम्स फ्लैट। तो जब ये फ्लैट बनेगा, अभी ये ऐसे है, अभी ये हो जाएगा ऐसे फ्लैट, तो जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना होके ये ऐसे हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, सीधा फ्लैट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो फिर से यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, रिब्स ऊपर की तरफ उठी, उसके बाद स्कैलीन मसल ने भी कंट्रैक्ट किया, रिब्स ऊपर की तरफ उठी फिर से, उसके बाद डायाफ्राम डोम शेप्ड से ऐसे आ गया, फ्लैट हो गया, उसकी वजह से भी यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अंदर आपके ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन आपका मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में आएगा ऑक्सीजन। दिस इज व्हाई इंस्पायरेशन इज हैपनिंग। इसीलिए इंस्पायरेशन हो रही है क्योंकि अंदर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल, कंट्रैक्शन ऑफ स्कैलीन मसल एंड डिसेंट ऑफ डायफ्राम। ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि अंदर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया अंदर प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ गया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन आपका नोज के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू पहुंच गया लंग्स में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इंस्पायरेशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आई होप आप प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आउटलाइन देखते हैं उसका, दैट इज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखते कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेकिया बनाया, ठीक है, रफ डायग्राम है समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड किया, उसके बाद आपके लंग्स,
तो ये आपका आ गया डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम कैसे हो गया था, फ्लैट हो गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। और आपकी जो रिब्स हो गई थी वो एलिवेट हो गई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल्स एंड स्कैलिन मसल, ठीक है। ये आपकी रिब्स जो है अब एलिवेट हो गई थी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, कौन कौन सी ग्रुप ऑफ रिब्स एलिवेट हो जाती है, कौन नहीं होती, ये हम जब हम एक्चुअल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो क्या हो गया, रिब्स एलिवेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ये सब हुआ था। और डायफ्राम डोम शेप्ड, तो अब क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, क्या होता है, तो अंदर ही चेंज होती है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिब्स एलिवेट हुई थी बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन, अब यही मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कौन कौन सा मसल, कौन कौन सा जो जो कंट्रैक्ट किया था वही वही मसल अब रिलैक्स करेगा। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल, जिसकी वजह से रिब्स एलिवेट हो गई थी। दूसरा स्कैलिन मसल, ठीक है। तो ये दो मसल जब कंट्रैक्ट किए थे आपकी रिब्स एलिवेट हो गई थी। अब क्या होगा, ये मसल रिलैक्स करेंगे, जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे तो रिब्स अपनी पोजीशन में आ जाएगी। जैसे ही अपनी पोजीशन में आ गई तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है, हो गया वॉल्यूम डिक्रीज। जब उन्होंने रिलैक्स किया तो ये अपनी शेप में आ गई, अपनी शेप में रिब्स आ गई, तो इन्होंने वॉल्यूम क्या किया, कम किया। अब क्या होगा, ये जो डायफ्राम था डोम शेप्ड हुआ था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ये अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा, यानी इट एज्यूम करेगा डोम शेप, वापस ऐसे आ जाएगा। तो जब ये ऐसे आ जाएगा तो वॉल्यूम फिर से थोड़ा कम हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीजेस। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा अंदर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू इनसाइड, क्योंकि अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस, तो CO2 बाहर जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो एक्सपल्जन होगा CO2 का, और जब एक्सपल्जन होगा CO2 का, इसी प्रोसेस को कहेंगे एक्सपायरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम, इंस्पायरेशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन में मसल रिलैक्स कर रहे हैं, तो जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो रिब्स अपनी शेप में वापस आ गई, वॉल्यूम कम हुआ। उसके बाद डायफ्राम जो डोम शेप्ड हुआ था अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया था, अब फिर से वापस डोम शेप में आएगा, ठीक है। फिर से आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, CO2 का प्रेशर बढ़ गया, अंदर बाहर कम है, तो CO2 एक्सपेल आउट करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऐसे आपकी इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है। ये एक जनरल ओवरव्यू था। अब हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सपायरेशन अलोंग विद नोट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कैसे क्या चीज हो रही है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने ओवरव्यू देखा था जो कि यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, बेसिकली आपका ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है। क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में आपका जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कैसे होगा, ये हमने अभी डिस्कस किया।
यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो कैसे कैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज होगा, ट्रांसवर्सली इंक्रीज होगा एंड वर्टिकली इंक्रीज होगा। 3 तरह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंटीरियो पोस्टीरियरली, ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली। अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वे में वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स एंटीरियो पोस्टीरियरली वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, कुछ वर्टिकली बढ़ाएंगे, कुछ ट्रांसवर्सली बढ़ाएंगे, ठीक है। एक एक करके उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द थोरैसिक लिड और ओपेरिक्यूलम। इसको थोरैसिक ओपेरिक्यूलम भी कहते हैं और थोरैसिक लिड। तो क्या होता है थोरैसिक लिड? इट इज फॉर्म्ड बाय द मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। यानी जो हमारी फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स होती है और मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम होता है। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूं स्टर्नम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं मैनिब्रम, दूसरे को बोलते हैं बॉडी एंड लास्ट इज द जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यानी ऐसे आपकी फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, फर्स्ट पेयर 2 है ना, तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम, इसी को कहेंगे थोरैसिक लिड और ओपेरिक्यूलम। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय द मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, इसको क्या कहेंगे? थोरैसिक ओपेरिक्यूलम और थोरैसिक लिड। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक मसल होता है रिब्स पे दोनों साइड से, इसको बोलते हैं स्कैलिन मसल, स्कैलिन मसल। तो ये स्कैलिन मसल कंट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा, ये लिफ्ट करेगा इस फर्स्ट पेयर ऑफ रिब को अपवर्ड्स, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। इट लिफ्ट्स, यहां पे मैंने लिखा है। तो ये कैसे वॉल्यूम, तो जब ये लिफ्ट करेगा ये इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। कैसे? एंटीरियो पोस्टीरियरली, आगे और पीछे की तरफ वॉल्यूम बढ़ाएगा थोरैसिक कैविटी का, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ाना, थोरैसिक ओपेरिक्यूलम का। फॉर्म्ड बाय द मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम प्लस फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द थोरैसिक लीड, इसका मूवमेंट जो होता है बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्कैलिन मसल इंक्रीज करेगा डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी। कैसे? एंटीरियो पोस्टीरियरली, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 3 वे में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो एंटीरियो पोस्टीरियरली, या ट्रांसवर्सली, या वर्टिकली। तो थोरैसिक लीड कैसे इंक्रीज करेगा? एंटीरियो पोस्टीरियरली। कैसे करेगा? क्योंकि इस पे एक मसल होगा स्कैलिन मसल, वो कंट्रैक्ट करेगा और इन रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएगा। तो रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई तो वॉल्यूम यहां से इंक्रीज हो गया एंटीरियो पोस्टीरियरली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज थोरैसिक लीड। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड आएगा दैट इज द अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स। तो सबसे पहले थोरैसिक लिड उसने इंक्लूड किया था मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। उसके बाद बाकी जो रिब्स है दैट इज फ्रॉम 2nd to 6th पेयर, वो भी मूवमेंट शो करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। तो क्या क्या मूवमेंट्स है आइए देखते हैं, ठीक है। तो अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स क्या करेगी? 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करेगी। कौन कौन से रिब्स उसमें इंक्लूड होंगे? 2 to 6 पेयर, क्योंकि फर्स्ट वाली पेयर जो थी दैट वाज इंक्लूडेड इन द थोरैसिक ओपेरिक्यूलम और थोरैसिक लिड। अब 2 to 6 पेयर्स क्या करेगी? 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करेगी, पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट। तो क्या होगा पंप हैंडल मूवमेंट में और बकेट हैंडल मूवमेंट में? तो ये जो 2 to 6 पेयर्स ऑफ रिब्स है, सबसे पहले इन द पंप हैंडल मूवमेंट दे एलिवेट, इसके दौरान ये एलिवेट करेगी ड्यूरिंग द पंप हैंडल मूवमेंट, दे एलिवेट। जब ये एलिवेट हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब जब एलिवेट हुई थी तो उसने कैसे इंक्रीज किया था डायमीटर? एंटीरियो पोस्टीरियरली। तो सिमिलर ये भी जब एलिवेट होंगे ये इंक्रीज करेंगे एंटीरियो पोस्टीरियरली, ठीक है। दिस इज पंप हैंडल मूवमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए पंप हैंडल मूवमेंट में कैसे डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियरली। और कौन शो कर रहा है? 2 to 6 पेयर्स। अब आता है बकेट हैंडल मूवमेंट। ये पेयर्स जो होती है रिब्स की 2 मूवमेंट्स दिखाते हैं, पंप हैंडल, बकेट हैंडल।
बकेट हैंडल में क्या होता है, जो इनका सेंट्रल पोर्शन होता है रिब्स का, वो मूव करेगा आउटवर्ड्स की तरफ, ठीक है। ये मान लीजिए ये रिब्स है, ये इनका सेंट्रल पोर्शन है, तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये मूव करेगा आउटवर्ड्स। अभी मान लीजिए ये ऐसे है, तो ये मूव करेगा आउटवर्ड सेंट्रल पोर्शन। तो जैसे ये आउटवर्ड किया, पीछे वॉल्यूम बढ़ गया। अभी मान लीजिए ऐसा था, जब ये मूव करेगा आउटवर्ड्स तो पीछे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ट्रांसवर्सली, वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसी मूवमेंट को कहेंगे बकेट हैंडल मूवमेंट। तो क्या हो रहा है बकेट हैंडल मूवमेंट में, सेंट्रल पोर्शन ऑफ रिब्स, कौन सी वाली रिब्स, 2 to 6 पेयर्स, मूव्स आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मूव करेगी, ठीक है, इंक्रीजेस डायमीटर ट्रांसवर्सली, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का जो डायमीटर होगा ट्रांसवर्सली बढ़ेगा। तो ये दो तरीके से डायमीटर बढ़ा रही है बाय 2 मूवमेंट्स, ठीक है। पंप हैंडल मूवमेंट से एंटीरियर पोस्टीरियरली और बकेट हैंडल मूवमेंट से ट्रांसवर्सली, ठीक है। कौन सी पेयर ऑफ रिब्स, 2 to 6 पेयर ऑफ रिब्स, जिनको हम अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आगे चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे, रिब्स ही है, ठीक है। तो कौन सी है, 7 to 10 पेयर्स, जिनको हमने लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स कहा। हमारी जो टोटल रिब्स होती है 12 पेयर्स होती है, लास्ट की जो 2 होती है 11, 12 जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो हेल्प नहीं करती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट 10 पेयर्स हेल्प करती है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है, 7 to 10 पेयर्स, फर्स्ट जो थी थोरैसिक लीड बनाया, ऑपरिक्यूलम बनाया, एंटीरियर पोस्टीरियरली इंक्रीज किया, रिमेनिंग 2 to 6 उन्होंने 2 मूवमेंट शो किए, पंप हैंडल, बकेट हैंडल। पंप हैंडल में क्या हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियरली इंक्रीज हुआ डायमीटर। बकेट हैंडल में क्या होता था, ट्रांसवर्सली, क्योंकि उनका सेंट्रल पोर्शन आउटवर्ड्स की तरफ मूव करता था, ठीक है। अब ये जो रिब्स होती है 7 to 10 पेयर्स, ये क्या शो करती है, दे शो बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है रिब्स का, वो आउटवर्ड की तरफ आता है, मतलब बाहर की तरफ आता है ऐसे। तो जैसे ही ये बाहर आएगा, पीछे पीछे क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी कौन सा डायमीटर इंक्रीज करेगी, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरैसिक केज। कौन सी वाली, 7 to 10 पेयर्स। मूवमेंट कौन सा शो करेगी, बकेट हैंडल। वो वाली 2 मूवमेंट्स करती थी, पंप हैंडल भी, बकेट हैंडल, ये ओनली बकेट हैंडल मूवमेंट। उसके बाद आता है लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। क्या होता है, ये डोम शेप्ड होता है, इनिशियल शेप अगर हम देखें इसकी डोम शेप्ड होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। तो जैसे ही फ्लैट हो गया, डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे अभी इतना वॉल्यूम है जब ये डोम शेप्ड है, जब ये फ्लैट हो गया तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा मींस थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो चौथा फैक्टर दैट इज द डायाफ्राम। कौन सा डायमीटर इंक्रीज करेगा, वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकली डायमीटर को बढ़ाएगा थोरैसिक केज का, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे 3-4 जो कि हमने देखा डिफरेंटली डायमीटर बढ़ा रहे। सबसे पहले थोरैसिक लीड ऑपरिक्यूलम, एंटीरियर पोस्टीरियरली, कंट्रैक्शन ऑफ स्कैलियन मसल, ठीक है, पहला कंप्लीट। उसके बाद अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स 2 to 6 पेयर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 2 मूवमेंट्स, पंप हैंडल, बकेट हैंडल, ठीक है। एक में एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ाया, दूसरे में ट्रांसवर्सली बढ़ाया। उसके बाद 7 to 10 पेयर्स लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स, इसने बकेट हैंडल मूवमेंट की वजह से ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ाया। उसके बाद लास्ट डायाफ्राम, वर्टिकल डायमीटर बढ़ाया जब ये डोम शेप्ड से फ्लैट हो गया, ठीक है। तो जब ये सारे प्रोसेसेस होंगे उसके बाद ही आपकी इंस्पायरेशन होगी। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब तो जब ये सब कुछ हो गया, अंदर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपका ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मींस आपकी इंस्पायरेशन होगी, इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, यही सारे काम रिवर्स हो रहे हैं, यानी आपका जो डायाफ्राम हुआ था डोम शेप्ड से फ्लैट, अब ये वापस ऐसे होगा और आपकी जो बकेट हैंडल मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से रिब्स
एलिवेट जो हुई थी वो वापस आ जाएगी, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऐसे ही 2 to 6 पेयर्स वापस आएगी अपनी शेप में, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और सिमिलरली थोरैसिक लिड वापस आ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एक्सपेल आउट होगा बाहर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो जब आप एक्सपायरेशन प्रोसेस लिखोगे तो यही स्ट्रक्चर्स जो है इनको रिवर्स में लिखोगे। अभी ये कंट्रैक्ट कर रहे थे, एलिवेट हो रहे थे, अब ये नॉर्मल शेप में वापस आएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स को डिस्कस करते हैं। ले लीजिए। तो रेस्पिरेटरी प्रेशर्स की मैं अगर बात करूं तो दो टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, सेकंड इज अल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जिस्टिंग विद इन द प्लूरा ऑफ लंग्स। ठीक है, तो जब हमने प्लूरल कैविटी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें जब प्लूरल फ्लूइड जो होता है, ठीक है, प्लूरा ऑफ लंग्स, तो कितने होते हैं? एक प्लूरा होता है, उसके दो लेयर्स होते हैं, आउटर पेराइटल और इनर विसरल। ठीक है, इस प्लूरल कैविटी में होता है आपका एग्जिस्ट करता है प्लूरल प्रेशर, जिसको हम इंटरप्लूरल प्रेशर। तो द प्रेशर एग्जिस्टिंग बिटवीन द इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एज द इंटरप्लूरल प्रेशर। प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी, जो आपकी प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स में प्रेशर पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरप्लूरल प्रेशर। ठीक है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा प्रेशर दैट इज अल्वियोलर प्रेशर। प्रेशर एग्जिस्टिंग विद इन द अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो कि आपकी अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में प्रेशर होगा, दैट इज अल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, अब कितना होता है? अगर हम उसका नॉर्मल वैल्यू देखें तो इट इज 760 mmHg, वो उतना ही जितना एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है उतना ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, जब आपकी इंस्पायरेशन होती है तब ये कम होता है, नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आएगा, ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगा? इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन ये कम होता है 759 mmHg, जिसकी वजह से बाहर ज्यादा रहता है, अंदर कम, तो ऑक्सीजन आपका बाहर से अंदर आता है। एंड इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ये ज्यादा होता है, जरूरी भी है ज्यादा होना है, क्योंकि जब ये एक्सपायरेशन के दौरान ज्यादा होगा तभी एक्साइलेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। कितना होगा? 761 mmHg। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट की वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बाहर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगा, CO2 एक्सपेल आउट होगा बाहर बाय प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, तो दिस डिक्रीज एंड इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज मस्ट। ठीक है, तो ये आपके प्रेशर्स हो गए कंप्लीट। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट का, दैट इज द सर्फेक्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्फेक्टेंट होता क्या है? बेसिकली इट इज द सरफेस एक्टिंग मॉलिक्यूल और एजेंट। ठीक है, एक सरफेस एक्टिंग, जो कि एक सरफेस पे एक्ट करता है। कौन सी वाली सरफेस? अल्वियोलर सरफेस पे। ठीक है, तो कहाँ से आता है ये सर्फेक्टेंट? बेसिकली अगर हम अल्वियोले की बात करें तो अल्वियोले में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। एक को कहते हैं टाइप 1 सेल, दूसरे को कहते हैं टाइप 2 सेल्स। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका अल्वियोले हो गया, इसमें होते हैं दो टाइप्स ऑफ द सेल्स। एक तो होते हैं टाइप 1 सेल और दूसरे होते हैं टाइप 2 सेल, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो टाइप 1 सेल्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं 95% ऑफ द अल्वियोले, मतलब मैक्सिमम पोर्शन यही फॉर्म करते हैं। और जो टाइप 2 होते हैं, दीज ओनली फॉर्म 5% ऑफ द अल्वियोले। ठीक है, तो ये जो टाइप 2 सेल्स होते हैं यही जो है रिलीज करते हैं एक सरफेस एक्टिंग मॉलिक्यूल, जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। रिलीज सर्फेक्टेंट। अब ये क्यों रिलीज होता है? क्योंकि लंग्स में एक फ्लूइड होता है, दैट इज द जो प्लूरल कैविटी में एग्जिस्ट करता है। प्लूरल कैविटी में इंटर प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड है तो ये क्या एक्सर्ट करेगा? टेंशन। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो उसी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, उसी सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए अल्वियोलाई टाइप 2 सेल्स एक रिलीज करती है सरफेस एक्टिंग मॉलिक्यूल, दैट इज
सर्फेक्टेंट। तो इस सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? दिस सर्फेक्टेंट मिनिमाइजेस द सरफेस टेंशन, ठीक है, दिस सर्फेक्टेंट मिनिमाइजेस द सरफेस टेंशन, ठीक है। किसकी सरफेस टेंशन को कम करेगा? इस इंटरप्लूरल फ्लूइड की, जो कि प्लूरल कैविटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए ये प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका कॉज हो गया और इसका फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन क्या हो गया? टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट तो कहां से आया? टाइप 2 सेल से, टाइप 2 सेल्स ऑफ अल्वियोलाई। और एक सेल्स होती है दैट आर कॉल्ड एज द क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स कहां पे होती है? आपके ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी इस सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं। तो दिस सर्फेक्टेंट इज रिलीज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज द टाइप 2 सेल्स, अल्वियोलर सेल्स होते हैं टाइप 2 सेल्स, एंड क्लारा सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है सरफेस एक्टिंग एजेंट which decreases the surface tension, जिसका काम क्या है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। कौन सी सरफेस टेंशन? इंटर प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड है उसकी वजह से सरफेस टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से एक हाई चांस होता है लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, दैट कैन कॉज डेथ, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दिस सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्लारा सेल्स हो गई और टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, मान लीजिए किसी पर्सन में सर्फेक्टेंट एब्सेंट है, तो दीज पर्सन्स आर अंडर द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ कोलैप्सिंग। तो इनमें कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स होती है और इनमें एक सिंड्रोम होता है दैट इज कॉल्ड एज द एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, व्हिच इज कॉल्ड एज द ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अगर आपका सर्फेक्टेंट एब्सेंट है तो इट कॉजेज सिंड्रोम कॉल्ड ARDS और adult respiratory distress syndrome which is characterized by collapsing of lungs। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है सर्फेक्टेंट की। इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स बाय मिनिमाइजिंग द सरफेस टेंशन, ठीक है। कहां से आया? टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स एंड क्लारा सेल्स से, ठीक है। तो ये आपका सर्फेक्टेंट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, इसके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो ये था सारा ओवरऑल टॉपिक रिगार्ड्स कैसे हो रहा है आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स भी थे दैट इज सर्फेक्टेंट, रेस्पिरेटरी प्रेशर्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।